प्यारे दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने शुरुआत की है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3A की, और जो इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है ना, वो कंप्लीट भी हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या समझा था, तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, फिर मीनिंग देखा था, और डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डिमांड स्केड्यूल को। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, और इसमें भी जो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही मार्केट डिमांड स्केड्यूल को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी इजी है। इसमें टेबल कैसे बनाया जाता है, कब कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और आप बहुत आसानी से समझ भी जाओगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए, पहले तो हम बात कर लेते हैं डिमांड स्केड्यूल की, कि ये डिमांड स्केड्यूल क्या है। तो देखो दोस्तों, आपको बताती हूँ, डिमांड स्केड्यूल जो है ना, ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमें क्या बताता है, तो जो हमें बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी डिमांड और प्राइस के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है ना दोस्तों, अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है। जैसे देखो, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो प्राइस अगर किसी कॉमोडिटी का इंक्रीज होता है तो उसकी जो डिमांड है ना दोस्तों, वो डिक्रीज हो जाती है, या फिर वाइस वर्सा भी होता है कि अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होने लगता है भाई, बढ़ने लगता है। यानी इनके बीच में कैसा रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप है। यानी एक को अगर कुछ हो रहा है ना, तो दूसरा क्या हो रहा है बच्चे, दूसरा अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो रिलेशन होता है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो डिमांड स्केड्यूल है, ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, जो हमें क्या बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है दोस्तों, तो डिमांड स्केड्यूल में भी आइदर क्या हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल भी हो सकता है, या फिर मार्केट डिमांड स्केड्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को समझेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग क्या होता है, इसको हम जरा समझते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ेंगे जरा। इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। इसको आप अंडरलाइन करना। ठीक है, यानी जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है ना, वो कौन डिमांड कर रहा है, ओनली अ कंज्यूमर, मतलब खाली बस एक ही कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी की डिमांड करता है कि उसको कितना सामान चाहिए, राइट। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। थोड़ा आगे भी पढ़ लो, एट अ गिवन प्राइस, यानी जो भी प्राइस दिया गया है और जो भी टाइम चल रहा है, ओके, वहां पे। ओके, सो इंडिविजुअल डिमांड क्या है दोस्तों, इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलो मैं आपको ना थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा फिगर दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हो। देखो ये हमें क्या बता रहा है, ये जो फिगर है ना, ये हमें बता रहा है दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड को। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है हमारी आंटी जी, जो क्या कर रही है, सामान खरीद रही है, फल खरीद रही है। तो ये अकेली कंज्यूमर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है, है ना। ये अकेली कंज्यूमर है जो गुड्स को बाय कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा डिमांड आएगा दोस्तों, इंडिविजुअल डिमांड आ जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूँ, तो मार्केट डिमांड क्या होता है भाई, जरा इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स। समझ में आया कि नहीं। मतलब मार्केट में जो भी कंज्यूमर्स हैं, जब वो क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी मतलब डिमांड करते हैं, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब सारे के सारे कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं ना, तो उसका जो टोटल रहेगा, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे कंज्यूमर ए है, बी है, सी है। इसने बोला 5 यूनिट मुझे चाहिए, इसने बोला 6 चाहिए, इसने बोला 7 चाहिए। तो इन सभी का जो टोटल होगा ना दोस्तों, उसको हम क्या कह सकते हैं, मार्केट डिमांड कह सकते हैं। जैसे कि अभी इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये है हमारे बेचने वाले, है ना, फल वाले भैया, और ये इतने सारे कंज्यूमर्स है। ठीक है, तो ये जो भी गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, उन सब का जब हम टोटल करेंगे ना दोस्तों, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कहेंगे। समझ में आया। तो ये होता है मार्केट डिमांड, और वो होता है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो आप ये जो दोनों फिगर्स है ना, इनको दिमाग में सेट रखना, फिर आप फटाफट से इसका आंसर लिख पाओगे। चलो अब हम जरा डिमांड स्केड्यूल की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की। ठीक है, पहले हम इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, फिर उसके बाद इसका जो कर्व है वो भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो, इसमें से आपको, जैसे अगर आपसे बोला कि डिमांड स्केड्यूल बताओ इंडिविजुअल डिमांड, तो आप क्या करोगे, ये पहले लिख देना कि इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद ये जो टेबल है ना दोस्तों, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, फिर टेबल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देना, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करो। क्या है यहाँ पर 3.1, टेबल 3.1 में क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केसेस। ओके, समझिएगा। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे कमोडिटी क्या लिया गया है, एक्स कमोडिटी, बराबर। तो इसकी प्राइस जब
कितनी थी 10 रुपया, तो लोग कितना डिमांड कर रहे थे, यानी यहाँ पे देखो अभी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात की जा रही है, तो खाली बस 1 किलो वो चीज खरीदी जा रही थी। अगर 10 रुपया थी, है ना, 10 रुपया प्राइस था पर यूनिट, तो फिर कितना खरीद रहे थे, ओनली 1 किलो। लेकिन जब इसकी प्राइस क्या हो रही है बच्चा, डिक्रीज हो रही है, देखो इसकी प्राइस क्या हो रही है, कम होते जा रही है, तो इसकी जो डिमांड है ना दोस्तों वो यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। अब देखिएगा, देखो जब इसका प्राइस था 10 रुपया एक खरीद रहे थे, जब इसका प्राइस कम हुआ तो देखो भाई क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो 2 यूनिट हो गया, यानी कि 2 kg खरीद रहे हैं। जब इसका प्राइस हो गया 6 रुपया तो बोलो 3 किलो खरीद रहे हैं, और जब हो गया 4 रुपया तो कितना खरीद रहे हैं भाई, 4 रुपये खरीद रहे, 4 किलो खरीद रहे हैं। और जब इसका प्राइस हो गया 4 से कितना 2, यानी सबसे कम हो गया, तब देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना दोस्तों वो अपने आप ही क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। यानी आप देख सकते हो इनके बीच में कैसा रिलेशन है दोस्तों, इनवर्स रिलेशन है। देखो यहाँ पे 2 टाइप के रिलेशन होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे x है और ये y है, ठीक है। अगर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा ना तो क्या होगा, देखो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम हुआ ना तो ये भी कम होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ा ना तो डिमांड कम हो जाएगा, जैसे हम इसमें देख रहे थे। देखो अब इसको इन्वर्स करके देखो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रही है वैसे वैसे जो इसका क्वांटिटी डिमांडेड है ना दोस्तों वो कम होता जाएगा। जब इसका प्राइस था 2 रुपए तो कितना खरीद रहे थे, 5 किलो। जब 4 था तो 4 किलो। जब 6 हुआ तो बोलो कितना, 3 किलो खरीद रहे थे। जब 8 हुआ तो 2, और जब 10 हो गया तो भाई 1 किलो में ही अपना काम चला रहे थे। यानी इनके बीच में आप देख सकते हो कैसा रिलेशन है भाई, इनवर्स रिलेशन है ना। तो पहले आप ये टेबल बना दोगे, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, इसी टेबल को एक्सप्लेन किया गया है इतने पैराग्राफ में, तो आप एक्सप्लेन करना अपने, मतलब एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में अपने ओन वर्ड्स में। देखो ये बहुत सिंपल है, इसको समझना, ठीक है। देखो आपको बताती हूँ, क्या कहोगे कि ये जो टेबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमारी क्वांटिटी है कमोडिटी की, है ना, वो मतलब ये बता रहा है कि कितना हमने खरीदा, ठीक है, और अलग अलग प्राइस पे, ये हम बता देंगे टेबल के बारे में। तो हम इसमें से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइस, यानी जब प्राइस ज़्यादा था, ठीक है, तब हम लेस क्वांटिटी ऑफ, मतलब जब प्राइस ज़्यादा था तो हम क्या कर रहे थे, कम गुड्स की डिमांड कर रहे थे, है ना, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता था। जैसे 10 रुपया था तो हम बस 1 किलो में ही काम चला रहे थे, लेकिन जब 2 रुपये हो गए तो 5 किलो हमें चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस, है ना, जब प्राइस कम हो रहे थे तो हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। तो ये क्या हमें बताता है, सो इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके दोस्तों, तो ये आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें से आपको याद क्या करना है, पहले डिमांड वो स्केड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, उसका मीनिंग, फिर ये टेबल बना देना अच्छे से, और इसी टेबल को यहाँ पे अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। एंड देन यहाँ पे आता है दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जी हाँ, बिल्कुल सही, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो चलो अब डायरेक्टली इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसे करके बनाना। यहाँ पर आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर के ऊपर देखो यहाँ पे वाई एक्सिस बनाओगे, वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस, फिर ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाने वाले हैं, क्वांटिटी डिमांडेड दिखाने वाले केजीज में, और यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं प्राइस। अब जैसे कि हमने वो टेबल में देखा था, जब प्राइस कितना था, 10 रुपया था, बोलो प्राइस जब हमारा 10 रुपये था तो डिमांड हम कितना कर रहे थे, बस 1 किलो का ही, यानी 1 किलो में ही अपना काम चला रहे थे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब प्राइस कितना हो गया, 8 रुपया हो गया, तो हम कितना किलो खरीद रहे थे भाई, तो फिर हम 2 किलो खरीद रहे थे। तो जब प्राइस हुआ 8 तो 2 किलो में हमारा काम चल रहा था। ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब प्राइस हो गया 6 तो फिर हम कितना खरीद रहे थे, 3 किलो। ये देखो भाई प्राइस 6 3। फिर जब प्राइस हुआ कितना 4, तो ये तो खैर दोनों बराबर ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्राइस हो गया 2 रुपया तो फिर हम 5 किलो हम उस चीज को खरीद रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा कर्व है ना वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो कर्व है ना दोस्तों वो देखो नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है ये कैसे आ रहा है बच्चे, ये हमारा स्लोपिंग डाउनवर्ड हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप डाउनवर्ड है कि नहीं। तो ये डी जो है ना दोस्तों, डी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे करके आप कर दोगे, है ना। ये बहुत सिंपल है इसका ग्राफ बनाना, है ना, इट इज वेरी इजी। चलो अब क्या करना है, अब आपको इसे थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देना है भाई कि यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी डिमांड को इन केजीज, एंड जो हमारा वाई एक्सिस है बच्चे ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें हमने क्या देखा, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड, मतलब ये
डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ ही हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा डिमांड कर्व यानी कि डीडी है ना, ये स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस चीज को, देखो द डिमांड कर्व डीडी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप, जो हमें क्या बता रहा है बच्चे, जो हमें इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके जी, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो ये है हमारा क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बहुत सिंपल है, क्या करोगे, पहले इंडिविजुअल डिमांड का मतलब बता देना, मीनिंग बता देना, फिर उसके बाद आप टेबल बना देना, फिर ये टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एंड देन आपको कर्व बनाना है, इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। हो जाएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कंप्लीट, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की। तो इसके ये भी बहुत सिंपल है, हमें पहले टेबल बनाना होगा, फिर ये कर्व बनाना होगा, फिर होती है बात खत्म। तो आ जाइए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट डिमांड क्या होता है भाई। तो मार्केट में जो भी आपके कंज्यूमर्स है, सारे के सारे कंज्यूमर्स मिल करके जो क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसका जो टोटल है ना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, मार्केट डिमांड कहेंगे, ठीक है। एंड एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बराबर। चलो इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम समझ लेते हैं दोस्तों, फटाफट से आ जाइए। देखिए ये है हमारा टेबल जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखोगे, यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंज्यूमर्स लिए हैं, कंज्यूमर ए बी सी। देखो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, डिमांड इन केजेस, कंज्यूमर ए, वैसे तो सारे के सारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो अभी हमने यहाँ पे 3 को ही लिया है, कंज्यूमर बी और तीसरा हो गया कंज्यूमर सी, ठीक है। ये मार्केट डिमांड है। मार्केट डिमांड में हम क्या करेंगे, जो तीनों का डिमांड है ना, ए बी सी, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी, ठीक है, इन तीनों के डिमांड को हम जोड़ते जाएंगे, देन हमें फाइनली मिल जाएगा बच्चे मार्केट डिमांड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है कमोडिटी का प्राइस। तो चलो जरा देखते हैं, अब देखो क्या होगा। देखो जब हमारे कमोडिटी का प्राइस कितना था भाई, जब 10 रुपया था, तो कंज्यूमर ए कितना डिमांड कर रहा था, 5 रुपए, कंज्यूमर बी 5 रुपए नहीं 5 किलो, और कंज्यूमर भी 10 किलो, और कंज्यूमर सी जो है ना दोस्तों, वो 15 किलो क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, ठीक है। जब इसका प्राइस फॉल हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि 8 हो गया, तो कंज्यूमर जो है ना, मतलब कंज्यूमर ए अब ये सोच रहा है कि अरे भाई ये तो प्राइस कम हो गया, चलो मैं ज़्यादा गुड्स खरीद लेता हूँ। तो अब ये खरीद रहा है 10, ये खरीद रहा है भाई 15 kg, ये कितना खरीद रहा है 20 किलो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितना होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये टोटल मिलाकर के 30 हो जाएगा, ये टोटल मिलाकर के कितना होगा भाई 45 हो जाएगा, यानी कि 45। इसी प्रकार से आगे भी है, जब प्राइस कितना हो गया 6 हो गया, तो अगेन इन लोगों का जो क्वांटिटी डिमांड है ना दोस्तों, वो बढ़ गया। देखो इसका 10 से 15 हो गया, इसका 15 से 20, इसका 20 से 25 हो गया, और टोटल मिलाकर के देखोगे तो 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जब 4 हुआ तो देखो मार्केट डिमांड 75 हो गया। जब 2 रुपए हुआ तो मार्केट डिमांड कितना हुआ भाई, ये हो गया हमारा 90 किलो का। कंज्यूमर ये कहता है मैं 25 किलो लूंगा, ये कहता है मैं 30 किलो लूंगा, और ये कंज्यूमर सी ने कहा इस मतलब ये तो सबसे हाईएस्ट वाली बोली लगा रहा है। देखो इसको कितना चाहिए, इसको 35 किलो चाहिए, तो कुल मिलाकर के कितना होता है भाई 90 किलो होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप टेबल बना लोगे, और फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्या एक्सप्लेन करोगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टेबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी इन एक्स परचेज बाय डिफरेंट कंज्यूमर विच इज ए बी एंड सी, ठीक है, एंड एट वेरियस प्राइसेस। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, जैसे कि इसमें हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, इसमें से आपने क्या निर्णय निकाला। तो हमें एक बात यहाँ से समझ में आई कि लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस, यानी जब प्राइस ज्यादा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इसकी क्वांटिटी कब बढ़ती है, जब हम देखते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटी का, अगर वो फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर हम क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देते हैं, तब हम ज्यादा गुड्स खरीदने लगते हैं। तो ये जो है ना दोस्तों, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ओके, यानी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ये क्या कर रहा है, हमें इनवर्स रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप एक्सप्लेन कर दोगे, इट्स वेरी इजी। एंड देन आपको बनाना है बच्चे मार्केट डिमांड कर्व। तो अगेन वही हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे बच्चे क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, ऑन वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे बच्चे, प्राइस दिखाएंगे इन रुपीज, ठीक है। तो चलो आप फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट डिमांड दिखा रहे हैं, डी मतलब यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व है। आप देखिएगा जैसे अभी हमने देखा था, जब हमारे गुड्स का प्राइस कितना था 10 रुपया था, तो टोटल डिमांड कितना था, मार्केट डिमांड कितना था दोस्तों, ऊपर देखा था ना हमने 35 था ना, 35 था कि 25 कितना था भाई, हाँ ये देखो 30 था, 30 है ना, 30 किलो। तो यहाँ पर देखो 30 किलो, 30 किधर आएगा, आप देखो
यहाँ पे 20 और 40 के बीच में यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही जब 8 रुपए हो गए तो फिर हम कितना डिमांड कर रहे थे, यानी टोटल मार्केट डिमांड हमारा कितना था, तो 40 से आगे यानी कि 45 था ना, लगभग 45 था, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी आप देखोगे, जब 6 रुपया हुआ तो यहाँ पर, 4 रुपया हुआ तो यहाँ पर, और जब 2 रुपये हुए तब हम क्या कर रहे थे, 90 किलो की डिमांड कर रहे थे, यानी 90 किलो पूरा हमारा मार्केट डिमांड था। तो यहाँ पे अगर मैं इसके कर्व की बात करूँ तो कर्व हमारा कैसे जाएगा दोस्तों, अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो कुछ इस प्रकार से मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व है ना दोस्तों, वो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे हो रहा है ना। देखो ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट है ना, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, देखो ऐसे ये जा रहा है, यानी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन ये प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अभी आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पे चार्ट है ग्राफ, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स मार्केट डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो मार्केट डिमांड कर्व है दोस्तों डी डी, ये क्या हो रही है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड, ठीक है दोस्तों। तो ईजी है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल आप जरूर एग्जाम में पूछे तो करके आना, छोड़ करके तो बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया ना। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ, रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एज फॉलोज। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा डिमांड कर्व है ना दोस्तों, वो हमेशा क्या हो रहा है, वो स्लोप्स डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप देखो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है हमारा डिमांड स्केड्यूल है ना, इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ रीजन भी है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए हम किसी के सपोर्ट में कहते हैं ना, किसी ने कुछ मतलब कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है, तो हम सभी क्या हो जाते हैं, उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि हाँ हाँ इसने सही कहा है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर है कि जो डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ रीजंस भी है कि हाँ ऐसा ही होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो इसके रीजंस भी हम देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने रीजंस हम देखने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम टोटल रीजंस देखने वाले बच्चे 5, ठीक है। चलो अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस दोस्तों, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये जस्टिफाई करता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, मतलब स्लोप्स डाउनवर्ड ही होगा। तो चलो देखते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल इसमें कैसे ये जस्टिफाई कर रहा है इस चीज को। सो लेट अस अंडरस्टैंड। वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी goes on diminishing with an increase in the stock of commodity and vice versa। जैसे कि बच्चे हमने देखा था हमारे चैप्टर नंबर 2 में कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, हम जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाती है भाई, डिक्रीज होते जाती है, ठीक है। हमने देखा था मम्मी ने मुझे मैंगो जूस ला करके दिया, मैंने पिया, ठीक है, फिर दूसरा ला करके दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना बच्चे, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होते जा रही है ना। तो ये हमने देखा था बराबर, जैसे जैसे आपके गुड्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ गुड्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके जो मार्जिनल यूटिलिटी है बच्चे वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर अब देखो, अब इसके आगे देखना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया जो हमने उसमें समझा था मार्जिनल यूटिलिटी में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। तो यहाँ पे देखिएगा देयरफॉर अब जो कंज्यूमर है दोस्तों, वो कब ज्यादा गुड्स को बाय करेगा, जब उसको लगेगा कि प्राइस क्या हो चुका है बच्चे, कम हो चुका है। यानी अगर प्राइस कम हुआ, जैसे अभी मैं मैंगो जूस मतलब मान लीजिए मैं खरीद रही थी दुकान से, या फिर मैं वही पीने वाले एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करो कि मैं ना अभी तक कितने कंज्यूम कर चुकी हूँ, 4 जो बॉटल्स है ना वो मैं पी चुकी हूँ। अब 5वां बोतल मुझे पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं ये कब खरीदूंगी आपको क्या लगता है। मान लीजिए उस बॉटल का जो प्राइस है ना बच्चे, वो कितना है, वो मान लेते हैं कि 15 रुपया है। तो जब मैं देखूंगी कि इसका प्राइस जो है ना वो कम हो गया, जैसे 15 से मान लेते हैं कि कितना हो गया, 15 से ये डायरेक्टली आ चुका है 4 रुपए पे, ठीक है। हम देख रहे हैं पहले वो 15 का मिलता था, अब ये 4 का मिलता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ऐसा कहीं ना कहीं मन में जरूर आएगा कि हम क्या करें, अभी ये गुड्स को क्या कर ले, बाय कर ले, क्योंकि अब इसका प्राइस क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी कि नहीं, बढ़ी ना। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है दोस्तों, ये इसको जस्टिफाई करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग को, ठीक है, डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग को, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हेन प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा, दिस इंप्लाइज दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलो तो ये समझ में आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे इनकम इफेक्ट की। तो बच्चे देखिएगा, ये जो हमारा इनकम इफेक्ट है ना,
इनकम इफेक्ट। ओके, तो ये भी इस चीज को जस्टिफाई करता है कि जो डिमांड है वो स्लोप होगा डाउनवर्ड, मतलब वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो कैसे भाई, कैसे, तो जरा हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। आप सोचिए, अब नॉर्मल गुड्स के केस में हम बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पे नेसेसिटी वाली गुड्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, बस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की, जो नॉर्मल ऐसे गुड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर वहां पे क्या होगा, नॉर्मल गुड्स का प्राइस क्या हुआ बच्चे, कम हुआ, ठीक है, प्राइस कम होगा, तो क्या होगा, जो परचेसिंग पावर है ना हमारी वो बढ़ जाएगी, यानी कहीं ना कहीं हमारे इनकम पे इसका प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे मैं आपको बताती हूँ, लेट अस सपोज दैट कि हमारी इनकम कितनी है भाई, 500 रुपए है। अब ये 500 रुपए में मुझे ना पहले कितने यूनिट्स मिलते थे, मुझे ना दो चीजें, दो कमोडिटी मैं खरीद सकती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, वो जो कमोडिटी है ना, जो भी सामान है उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई, और अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसी 500 में मैं ना 4 चीजें खरीद सकती हूँ, यानी पहले मैं 2 ही खरीद पाती थी, लेकिन अब मैं 4 खरीद सकती हूँ। वाई, क्योंकि जो प्राइस है ना दोस्तों, प्राइस यहाँ पर कम हुआ है, मेरी इनकम तो वही, अगर देखोगे तो 500 के 500 ही है, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से जो हमारा परचेसिंग पावर, यानी कि जो हमारा रियल इनकम है ना दोस्तों, वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। रियल इनकम, देखो रियल इनकम यानी क्या होता है, जब हमारी परचेसिंग पावर बढ़ती है तो हम कहेंगे कि हमारी रियल इनकम बढ़ रही है, समझ रहे हो। तो ये है, देखिएगा कि परचेसिंग पावर यानी कि रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस विच एनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। यानी अभी देखो, अभी मुझे क्या मिल रहा है, उसी 500 में मुझे 4 कमोडिटी मिल रही है, तो मैं क्या करूंगी, 4 कमोडिटी खरीदूंगी। पहले 2 ही मिलता था, अब मुझे 4 चीजें मिल रही है तो मैं 4 खरीदूंगी। यानी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हो कि इनकम के कारण भी क्या हो रहा है, जो हमारा डिमांड है उसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके दोस्तों, समझ में आया, तो एक बार इसको वापस से हम रीड करते हैं और फिर इसको समझते हैं कि इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल्स, परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस विथ, जो क्या करता है, जो मतलब कंज्यूमर को क्या करता है, मतलब इनेबल करता है कि वो ज्यादा गुड्स को क्या करे बच्चे, बाय करे, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट भी हो सकता है। एंड देन हम यहाँ पे बात करने वाले बच्चे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब्स्टिट्यूट की वजह से कैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो आप जरा देखते हैं। देखो, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिएगा। देखो, सब्स्टिट्यूट यानी गुड्स मतलब क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, चलो टी और कॉफी है ना, तो जो आपके टी और कॉफी है ना दोस्तों, मान लीजिए कि अगर चाय पत्ती खत्म हो गई तो आप लोग कॉफी से काम चला सकते हो, अगर कॉफी खत्म हो गई तो हम लोग चाय से काम चला सकते हैं। या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शुगर और वो जो गुड़ होता है ना, यानी कि जैगरी, ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो मान लेते हैं कि जो शुगर का दाम है ना दोस्तों वो काफी बढ़ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम गुड़ से अपना काम चला सकते हैं, है ना। यानी अगर इसका दाम काफी ज्यादा हो गया और इसका काम कम है, मतलब इसका दाम कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना खरीद करके इसको खरीदेंगे, क्योंकि ये इसका सब्स्टिट्यूट है, ये भी मीठा होता है, ये भी मीठा होता है, हम इसकी भी चाय बना सकते हैं, इसका भी चाय बना सकते हैं ना, गुड़ का भी चाय बनाया जाता है वैसे, ठीक है, और भी जो मिठाई मतलब मीठा कुछ बनाने वाला है तो वो हम इसका भी यूज करके बना सकते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। समझिएगा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज्ड, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, वही जैसे मान लो यहाँ पे शुगर है बच्चे, यहाँ पे है जैगरी, ठीक है, जैगरी मतलब गुड़। ओके, तो मान लेते हैं कि जो हमारा शुगर है ना, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर स्विच हो जाएंगे किसकी तरफ, गुड़ की तरफ, कि चलो भाई तुम महंगा कर रहे हो, हम तो गुड़ से काम चलाएंगे। या फिर ऐसा हुआ, मान लीजिए कि इसका दाम बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, शुगर से अपना काम चला लेंगे। तो ये जो इफेक्ट होता है ना दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो क्या होगा, अगर किसी गुड्स का मतलब दाम बढ़ गया तो वो दूसरे गुड्स की तरफ चला जाएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा बाई करेगा, यानी कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है कि नहीं, यही तो हमारा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे रीजन हो सकता है। इसी के साथ ही मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों मल्टीपर्पज यूजेस की। तो मल्टीपर्पज यूजेस में क्या है बच्चे, जरा हम इसको समझने की कोशिश करते, देखिएगा। व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सैटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, its demand will rise with fall in its price and fall with a rise in its price। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, जो हमारे मल्टीपर्पज गुड्स होते हैं, मल्टीपर्पज यूसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे वो जो सामान है ना वो हमारी कई सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो सारे आपके गुड्स है ना दोस्तों, अगर इनका प्राइस क्या हुआ मार्केट में हम देख रहे हैं, अगर उसका प्राइस नीचे गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मल्टीपर्पज यूजेस। एंड देन हम यहाँ पे बात करने वाले बच्चे न्यू कंज्यूमर की। अब ये न्यू कंज्यूमर क्या है, हमको कुछ समझ नहीं आया, अब मैं बताती हूँ। देखो, मान लीजिए कोई एक
पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसकी जो प्राइस है ना दोस्तों, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी। यानी कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम ना सोप का एग्जाम्पल लेते हैं, साबुन का, ठीक है। देखो जैसे साबुन में भी बहुत सारी क्वालिटी आती है, एक तो थोड़ा मीडियम क्वालिटी का होता है भाई, है ना, और एक तो हमारा कैसा होता है, एकदम हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है, जिसको लगाओगे एकदम आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहेगी, और भी बहुत सारी चीजें है ना, हम देखते हैं एड्स वगैरह में। तो देखो अब जो हमारा मतलब ऐसे नॉर्मली जो भी लोग थे वो क्या करते हैं, वो मीडियम वाला जो सोप होता है उसका ही यूज करते हैं, और ये जो हाई क्वालिटी का सोप होता है ना दोस्तों, ये काफी महंगा होता है, तो इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, यानी जनरल पीपल जो है वो तो इसका यूज करते नहीं है। लेकिन अभी हमने क्या देखा, मार्केट में हमने एक चीज नोटिस करी कि ये जो हाई क्वालिटी का सोप था ना, जैसे मान लो मीडियम का मिल रहा है कितने का, 15 रुपए का, और हाई क्वालिटी का कितने का मिल रहा है भाई, ये मिल रहा है हमारा 30 रुपए का, ठीक है, बराबर ऐसे चलता हुआ आ रहा है। तो लोग सोचते हैं कि इस मतलब इतना ये 30 रुपया लगाने से अच्छा है 15 रुपए में ही अपना काम चला लो। लेकिन हमने मार्केट में क्या देखा, अब ये जो हाई क्वालिटी का साबुन था ना, इसका प्राइस घट करके, बोलो प्राइस घट करके जानते हो कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। अब ये जो कॉमन कंज्यूमर है ना, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आएगी कि अगर मीडियम वाला मुझे मिल रहा है 15 रुपए का, और ये जो एकदम हाई वाला था वो 30 की जगह 20 का मिल रहा है, इसका प्राइस तो घट गया, तो चलो क्यों ना हम यही खरीदे, 5 रुपए ही तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं भाई, और 5 रुपए एक्स्ट्रा लगाने से हमें मिल जाएगा एकदम हाई क्वालिटी का सोप। तो लोग क्या करेंगे, किसकी तरफ आएंगे, इस हाई क्वालिटी के गुड्स की तरफ वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि न्यू कंज्यूमर का ग्रुप आएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जब प्राइस यहाँ पे कम हो रही है तो कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज हो रही है ना, वाई, बिकॉज ऑफ न्यू कस्टमर, क्योंकि न्यू कस्टमर इसकी तरफ आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये बात हो जाती है इसमें इनकम न्यू कंज्यूमर्स में, राइट। तो चलो भाई देखते हैं अब इसमें क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे जरा कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द। पहले ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसीलिए नहीं खरीद रहे थे, लेकिन अब ये कम होने की वजह से अब ये इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो आते हैं सामान खरीदने के लिए। Thus टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेज विद फॉल इन प्राइस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल डिमांड है बच्चे कमोडिटी का, वो इंक्रीज होगा जब इसका प्राइस फॉल यानी कि कम होगा तब, ठीक है। तो ये थे कुछ रीजन जो जस्टिफाई करते हैं दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब उसके बाद कौन सा हमारा टॉपिक आएगा, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो इसको हम देखेंगे बच्चे हमारे लेक्चर नंबर 3 में। अभी तक कितने लेक्चर्स हो चुके हैं, 1st and 2, यानी कि 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। अभी ये हमारा कौन सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, सेकंड में हमने डिमांड स्केड्यूल को समझा, ये रीजंस वगैरह सब कुछ हमने समझ लिए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिमांड देखेंगे। बाकी चलो मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। ये देखो, रेगुलर अपडेट के लिए क्लास 12th हो या फिर 11th हो, आप किसी भी क्लास में हो, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। और ये हमारा दोस्तों एप्लीकेशन है विच इज एसके क्लास नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।